हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वी फार्म 5th सेम में जो हमारे सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड, उसके यहाँ पर हम 2 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड इसके सुटेबल एक्सप्लेनेशन के बारे में भी बात करेंगे। एंड यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस क्वेश्चन में कितना कंटेंट लिखने वाला है। यानी इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। एंड अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे देखने को मिल जाएंगे। एंड जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी जिसका कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में फंसे थे, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। एंड इसी वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है कि इस वीडियो की जो पीडीएफ है यानी 2 मार्क्स क्वेश्चन जो है कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, वहीं पर आपको पीडीएफ के बारे में बता दिया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें जो पूछा है व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट गिव सुटेबल एग्जांपल, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, इनके यहाँ पर सुटेबल एग्जांपल को भी लिखना है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, यानी रिप्रोडक्शन जो प्लांट का होता है उसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें सिंपली प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होगा, लिपिड्स होंगे, प्रोटीन हो गए, अमीनो एसिड होंगे, हार्मोन्स होंगे, तो ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होंगे। एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में बात करते हैं तो ये ऐसे मेटाबोलाइट होते हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के थ्रू, एंड इनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये सिंपली कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसा कि एल्कोलाइड होगा, ग्लाइकोसाइड होगा, टेनिन हो गया, वोलेटाइल आयल्स होगा, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। एंड यहाँ पर हम प्राइमरी मेटाबोलाइट के बारे में बात करते हैं तो ये जो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एंड गाइस अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जिसमें कि पूछा है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ सिक्मिक एसिड पाथवे, यानी सिक्मिक पाथवे जो है उसके सिग्निफिकेंस के बारे में लिखना है। तो जो सिक्मिक एसिड पाथवे होती है कि स्टार्टिंग पॉइंट होती है सभी फिनाइल कंपाउंड्स की स्टडी जब हम करते हैं, यानी उसको जब हम बायो सिंथेसाइज करते हैं तो उसकी एक स्टार्टिंग फेज जो होती है वो सिक्मिक एसिड पाथवे होती है। एंड इसका यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि टायरोसिन हो गया, फिनाइलएलानिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, तो इन सभी के प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। एंड एज अ प्रिकर्सर एक्ट करती है इन द सिंथेसिस ऑफ फिनाइल प्रोपेनाइड डेरिवेटिव, जैसे कि फ्लेवोनॉइड एंड टेनिन एंड लिग्निन्स की जो प्रिकर्सर होते हैं उसकी तरह भी एक्ट करती है। एंड इसे सिंपली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी बोलते हैं, यानी फ्लेवोनॉइड, टेनिन एंड लिग्निन जो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, तो इनके एज अ प्रिकर्सर एक्ट करती है हमारी सिक्मिक एसिड पाथवे होती है। तो इस प्रकार से कुछ इसका सिग्निफिकेंस हो जाएंगे। एंड यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम में, क्योंकि सेम इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जिसमें कि पूछा है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड पाथवे। तो अमीनो एसिड पाथवे जो होता है उसका सिंपली यूज किया जाता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, एंड टिश्यू की रिपेयरिंग एंड बॉडी जो होती है उसके ग्रोथ के लिए भी इसका यूज किया जाता है अमीनो एसिड पाथवे का। एंड इनका यूज डाइटरी सप्लीमेंट्स में भी होता है, यानी हेल्थ के जो फूड्स होते हैं उन सभी में इसका यूज होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछा है वो है व्हाट आर बायोजेनेटिक स्टडीज आर रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स, मतलब बायोजेनेटिक स्टडीज जो होती है वो क्या होते हैं, रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर सिंपली बायोजेनेटिक स्टडीज जो होती हैं, मतलब बायो मीन्स होता है लिविंग एंड जेनेटिक मीन्स होता है जेनेटिक्स यानी जीन्स से रिलेटेड। तो मतलब ये जो ऐसी स्टडी होती है जिसमें कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं उनकी सिंथेसिस की जाती है विद द हेल्प ऑफ लिविंग बीइंग, मतलब प्लांट के किसी पार्ट्स को यूज करके हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स या सेकेंडरी मेटाबोलाइट की स्टडी करते हैं, उन्हें सिंपली बायोजेनेटिक स्टडीज के नाम से जानते हैं। एंड यहाँ पर सेकंड है रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स होती हैं वो एक इफेक्टिव टूल होती हैं बायो सिंथेसिस, जब हम किसी भी पाथवे की करते हैं तो उसके स्टडी में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। इस टेक्निक्स में सिंपली यही होता है कि डिफरेंट आइसोटॉप जो होते हैं, यानी सिंपली रेडियो आइसोटॉप जो होते हैं उनका यूज किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए कि कौन कौन से स्टेप जो हैं वो इन्वॉल्व है बायोसिंथेटिक पाथवेज में जो कि प्लांट में होती हैं, उनमें कितनी स्टेप जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, उन सभी को स्टडी करने के लिए रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें आपको इतना कंटेंट लिख देना है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो उसमें पूछा है
इनलिस्ट वेरियस डिटेक्टर्स यूज इन ट्रेसर टेक्निक, मतलब ट्रेसर टेक्निक जो होती है उसमें वेरियस कौन सा डिटेक्टर्स यूज होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर सिंपली होगा फ्लोरीन हो गया, जैसे ऑक्सीजन 15 हो गया, कार्बन 11 हो गया एंड गैलियम 67 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको इतना कंटेंट लिखना है। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जिसमें कि पूछा है डिफाइन द टर्म एल्क्लोराइड विद एग्जांपल, मतलब एल्क्लोराइड जो होते हैं वो क्या होते हैं उसको डिफाइन करना है एंड उसका एग्जांपल भी साथ में लिखना है आपको यहाँ पर। तो सिंपली जो एल्कोलाइड होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं एंड ये जो बोलाइट्स होते हैं वो बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑब्टेन होते हैं प्लांट एंड एनिमल्स वगैरह से ऑब्टेन होते हैं एंड इनके अंदर एक फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं तो उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एट्रोपिन हो गया, विनका हो गया, राउलोल्फिया हो गया, ओपीएम होगा। तो ये सब एल्कोलाइड के एग्जाम्पल हो जाएंगे एंड इस प्रकार से आपको इसकी डिफिनेशन लिख देनी है कि सिंपली एल्कोलाइड जो होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं एंड प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे ऑब्टेन होते हैं एंड इनके अंदर फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है एंड ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो इस प्रकार से आपको इतना कंटेंट इसमें लिख देना है। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। उसमें पूछा है राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ विनका, मींस विनका जो है उसका बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है एंड थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो होगा कैथेंथर रोजेस हो जाएगा एंड इसकी फैमिली जो होगी एपोसाइनेसी हो जाएगी। फैमिली आपको पूछा नहीं लेकिन फैमिली लिख देते हैं तो आपका इंप्रेशन जो है और बढ़ जाता है, तो आपको फैमिली भी साथ में लिख देनी है। एंड यहाँ पर इसके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो इसका यूज किया जाता है या एंटी कैंसर ड्रग, मतलब कैंसर जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है एंड इसको यूज करते हैं ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में एंड जो हमारा विनका होता है इसका यूज किया जाता है हार्ट स्किन डिजीज जो होता है, मतलब चिल्ड्रन जो होते हैं उसमें जो ल्यूकीमिया कैंसर जो हो जाता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है एंड एज एन एंटी डायबिटिक एजेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसके थेराप्यूटिक यूजेस एंड बायोलॉजिकल सोर्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी फार्माकोग्नोसी है इसमें बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली आपको लर्न करना ही होगा। तो इसके लिए भी जल्द वीडियो आ रहा है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। वहां पर मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा कि कैसे आप जितने भी फार्माकोग्नोसी में ड्रग्स दी गई हैं उनके फैमिली बायोलॉजिकल सोर्स वगैरह को लर्न कर सकते हैं। तो उसका वीडियो जल्द ही आ रहा है। एंड यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें पूछा है राइट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ राउलोल्फिया एंड ओपीएम विद फैमिली, मतलब यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ लिया कि राउलोल्फिया जो होती है उसकी बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है और उसकी फैमिली क्या होती है। तो यहाँ पे जो राहुल ओल्फिया है उसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है राहुल ओल्फिया सर्पेंटिना, मतलब राहुल के सर पे एंटीना मींस राहुल ओल्फिया एंड यहाँ पर इसकी फैमिली हो जाएगी एपोसाइनेसी। तो इस प्रकार से आपको राहुल ओल्फिया के बारे में लिख देना है। एंड ओपीएम की बायोलॉजिकल सोर्स जो है जैसे कि पावर सोमनीफेरम हो गया एंड इसकी फैमिली होगी एपोसाइनेसी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट हो जाता है। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, जिसमें कि पूछा है व्हाट आर टेनिन्स राइट द केमिकल टेस्ट ऑफ टेनिन्स, मतलब टेनिन्स क्या होता है उसका केमिकल टेस्ट कैसे होता है उसके बारे में लिखना है। तो टेनिन्स होते हैं और नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि नॉन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें कि पॉलीफिनोइड्स के नाम से भी जानते हैं। एंड ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लांट के पार्ट से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि बार्क से होते हैं, वुड हो गई, लीव्स हो गई, स्टेम्स हो गई, सीड्स होंगे एंड रूट्स होंगे, इन सभी से ऑब्टेन होते हैं एंड इनके अंदर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस प्रकार से टेनिस हो जाएंगे एंड इसका एग्जांपल में आपको यहाँ पर कटेचू लिख देना है एंड यहाँ पर टेरोकार्पस टी साइलेंट होता है तो इसे टेरोकार्पस बोलते हैं, तो इसका एग्जांपल लिख देना है। एंड इसके केमिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जैसे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग जो हम उसको लेंगे एंड वेनिलिन लेंगे, उसके साथ HCl लेंगे, तो जब आपस में मिक्स करेंगे तो यहाँ पर पिंक या रेड कलर जो होगा फॉर्म होगा, मीन्स यहाँ पर कटेचिन जो होगा वो प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार से इसका केमिकल टेस्ट होता है। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है व्हाट आर कार्डियक ग्लाइकोसाइड राइट द टेस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई दीज, मतलब कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या होता है उनके टेस्ट के नेम लिखने हैं सिंपली। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हार्ट पर एक्ट करते हैं, मतलब ये ऐसे एजेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ऐसे जो कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो होता है हार्ट मसल पे वो इंक्रीज कर देते हैं एंड हार्ट फेल्योर या अर्दमिया जो होता है उसको ट्रीट करते हैं, जैसे कि डिजिटलिस होगा, मतलब डिजॉक्सिन डिस्टॉक्सिन जो हो गए वो एज ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड यूज होते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसकी डिफिनेशन लिख देनी है। एंड उसके टेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लीगल टेस्ट हो गया एंड कैडल रिएजेंट टेस्ट हो गया एंड टॉलरेंस टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 10 में लिख देना है। एंड गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें पूछा है गिव द बायोलॉजिकल सोर्स एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ बेंजोइन एंड क्लो,
तो बेंजोइन जो होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है जीनस स्टेरेक्स मतलब होता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स, एंड फैमिली की स्टेरेसी होती है, एंड इसका यूज जो होता है एज एन एंटीसेप्टिक कार्बोनेटिव के रूप में किया जाता है, एंड एज ए एक्सपेक्टोरेंट भी इसका यूज करते हैं, मतलब कफ वगैरह जो होते हैं उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज करते हैं, एंड इसको एज ए स्टिमुलेंट या फिर डायूटिक्स की तरह भी यूज करते हैं। तो इसके यूजेस हो जाएंगे बेंजोइन के। एंड गाइस यहाँ पर जो हमारा क्लो होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स एंड मेडिसिनल यूजेस आपको कमेंट में बताने हैं कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है और इसकी फैमिली क्या होती है। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, जिसमें पूछा है व्हाट आर टर्पेनॉइड्स, राइट इट्स एग्जांपल। तो टर्पेनॉइड जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि नेचुरली अकरिंग होते हैं। मीन्स इनका जनरल फार्मूला जो होता है वो C5H8 N होता है। तो इस प्रकार से इसका जनरल फार्मूला होता है। मीन्स इसे आइसोप्रीनोइड्स यूनिट के नाम से भी जानते हैं। एंड ये जो हमारे टर्पेनॉइड्स होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, वोलाटाइल इन नेचर होते हैं। इनके अंदर आइसोप्रीन यूनिट होती हैं जिन्हें कि आइसोप्रीनोइड्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका मेंथाल हो गया, सिट्रल हो गया, आर्टेमिसिनिन हो गया। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे मैनर में लिखे हैं। आप इनको अगर एक बार अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको लर्न हो जाएगा। एंड आप इस वीडियो को 2-3 बार भी देख लेना तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से लर्न हो जाएंगे। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, जिसमें पूछा है राइट द एस्टिमेशन ऑफ सिनुसाइड। तो सिनुसाइड का एस्टिमेशन के लिए यहाँ पर 2 मेथड जो HPLC होता है सिंपल, एंड यहाँ पर HPLC मेथड होता है। तो HPLC में मतलब प्लेट जो होती है प्री कोटेड सिलिका जेल 60F254 की होती है। एंड डिटेक्शन में आपको यहाँ पर UV एट 366 nm पे होता है। एंड इसका RF रिटेंशन फैक्टर जो होता है वो 0.52 सिनुसाइड A का होता है एंड 0.32 सिनुसाइड B का होता है। यानी ये जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। एंड यहाँ पर हमारा जो पूछा है HPLC मेथड, जैसे कि जो सेकंड एस्टिमेशन है उसमें जैसे कॉलम हो गया तो C18 इसका कॉलम हो गया। एंड कॉलम का टेम्परेचर जो रहेगा वो 40 डिग्री रहेगा। एंड मोबाइल फेज में आपको एसीटोनाइट्राइल हो गया, वाटर होगा, फास्फोरिक एसिड होगा। एंड फ्लो ऑफ रेट जो इसकी होगी वो कितनी होगी 1.2 ml पर मिनट इसकी फ्लो रेट होगी। एंड डिटेक्शन के लिए इसको हम UV एट 380 nm पे इसको डिटेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 हो कंप्लीट हो जाता है। एंड गाइज आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करते रहना, क्योंकि आपका एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो वीडियो को लाइक भी करता, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 जो इसमें पूछा है व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर डिजॉक्सिन एंड डायसोजिग्निन। मीन्स यहाँ पर डिजॉक्सिन एंड डायोसजेनिन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में लिखना है। तो मतलब डिजॉक्सिन जो होता है उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, मतलब केमिकल टेस्ट होता है, वो होता है लीबरमैन्स टेस्ट। मतलब इसे आपको लर्न कर लेना है। ये सिंपली लीबरमैन टेस्ट के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर इसके लिए होता है जैसे कि सैंपल लेंगे, उसके साथ हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे। तो जब इसको मिक्स करेंगे तो सबसे पहले वायलेट कलर होगा, फिर उसके बाद रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से डिजॉक्सिन का कुछ केमिकल टेस्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डायसजेनिन के बारे में। तो उसका केमिकल टेस्ट होता है, उसमें जैसे कि सैंपल लेंगे यानी ड्रग जो हमारी लेंगे डायसोजिग्निन ड्रग लेंगे एंड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे, फिर उसमें हम हीट करेंगे एंड कूल करेंगे, फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ग्रीन कलर जो होगा उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर डायसोजिग्निन प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार से इसके केमिकल टेस्ट हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से लर्न करके एग्जाम देने जाना है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, उसमें पूछा है इनलिस्ट वेरियस केमिकल टेस्ट फॉर रेजिन्स। तो रेजिन्स के लिए सिंपली 3 टेस्ट होते हैं, जैसे कि रिसोर्सनॉल टेस्ट होगा, फिनोल्फथालीन टेस्ट होगा, फॉर्मल्डिहाइड टेस्ट होगा। तो यहाँ पर टेस्ट हो जाएंगे जिनका की यूज करेंगे रेजिन को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, जिसमें कि पूछा है डिफाइन एक्सट्रैक्शन एंड गिव वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो होता है उसको सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट, जिसे कि मेंस्ट्रुम भी कहते हैं। मतलब कोई मेंस्ट्रुम है एंड ये हमारा प्लांट है एंड यहाँ से जैसे मेंस्ट्रुम मैंने डाला तो यहाँ से इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट अलग सेपरेट हो जाएगा एंड ये जो मेंस्ट्रुम होगा वो अलग हो जाएगा। मेरे से इनएक्टिव होना चाहिए मेंस्ट्रुम जो है, तो इसे सिंपली एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बोलते हैं। एंड यहाँ पर वेरियस मेथड होते हैं, जैसे कि मैसेरेशन होगा, डाइजेशन होगा, इन्फ्यूजन होगा, परकोलेशन होगा, डिकॉक्शन होगा, सॉक्सिलेट होगा, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन होगा। यानी यहाँ पर आपको परकोलेशन एंड डिकॉक्शन एंड डाइजेशन यानी 3-4 मेथड जो है अच्छे से पढ़ लेना है।
तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। उसमें पूछा है डिफाइन क्रोमेटोग्राफी, मतलब क्रोमेटोग्राफी क्या होता है उसको डिफाइन करना है। तो क्रोमेटोग्राफी सिंपली टू वर्ड से मिलकर बनाता है, क्रोमेटो एंड ग्राफी। तो क्रोमेटो मीन्स होता है कलर एंड ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग या फिर डिटर्मिनेशन। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम किसी भी कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं किसी भी सैंपल से विद द हेल्प ऑफ कलर, मतलब कलर की सहायता से किसी भी मिक्सर से हम जब किसी भी कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं तो उससे सिंपली क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ दिया है, हमारा कोई मिक्सर है उसमें जैसे कि क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस की हमने, यानी कलर्स जो है उसको ऐड किया, तो उसके बाद यहाँ पर सेपरेट कंपोनेंट जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्रोमेटोग्राफी होती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स की, किसी मिक्सर से हम जब कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं बाय द यूज ऑफ कलर, तो उसे सिंपली क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो ये काफी इजी थे, आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, जिसमें कि पूछा है राइट द डिफरेंस बिटवीन HPTLC एंड TLC। तो HPTLC एंड TLC के डिफरेंस को आपको लिखना है। तो यहाँ पर TLC जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एक ऐसी क्रोमेटोग्राफी होती है जो कि परफॉर्म की जाती है एक थिन शीट ऑफ ग्लास, प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम फॉइल जो होती है उस पर परफॉर्म की जाती है, एंड एक स्लो प्रोसेस होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं TLC आपने यूज भी किया होगा कि एक प्लेट होती है जिसके ऊपर हम सिलिका जेल को जो अप्लाई करते हैं फिर सॉल्वेंट में डिप करते हैं, तो यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट जो होता है वो रन करता है। तो इस प्रकार से TLC प्लेट हो जाएगी। एंड HPTLC, तो HPTLC मीन्स होता है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कि हाई रेजोल्यूशन होता है इसके अंदर, एंड ये फास्टर होती है TLC से ज्यादा, एंड ये हाई रिप्रोड्यूसिबल होती है TLC से ज्यादा, ये हाई रिप्रोड्यूसिबल होती है। तो इस प्रकार से HPTLC एंड TLC में डिफरेंस हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है राइट द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग। मीन्स क्रूड ड्रग के आइडेंटिफिकेशन में जो क्रोमेटोग्राफी यूज होती है उसके एप्लीकेशन के बारे में लिखना है। तो सिंपली इसका यूज किया जाता है डिटर्मिनेशन करने के लिए कि मॉलिक्यूलर वेट जो प्रोटीन का क्या होता है उसका डिटर्मिनेशन में भी इसका यूज किया जाता है। एंड अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एंड जो क्रोमेटोग्राफी होती है हेल्पफुल होती है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने में भी हेल्प करती है। एंड इसका यूज करते हैं हम किसी भी सैंपल को एनालिसिस करने के लिए या फिर किसी भी ड्रग को एनालाइज करने के लिए, हार्मोन्स को एनालाइज करने के लिए, विटामिन को एनालाइज करने के लिए। तो इस प्रकार से क्रोमेटोग्राफी के कुछ एप्लीकेशन हो जाएंगे। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, जिसमें पूछा है डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स विद एग्जांपल। तो स्पेक्ट्रो मीन्स होता है स्पेक्ट्रम मीन्स लाइट, एंड स्कोपी मीन्स होता है टू डिटरमाइन या फिर टू स्टडी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हम एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन जो होता है लाइट का उसको डिटरमाइन करते हैं, या फिर कोई रेडिएशन जो होती है वो किसी सैंपल से कितना इमिशन हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसको ही सिंपली डिटरमाइन करते हैं। तो ये हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाती है। इसका एग्जांपल में जैसे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी और फ्लोरीमेट्री होगी। जैसे कि यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है तो यहाँ से जैसे कि लाइट सोर्स मैंने ऑन किया तो सैंपल से क्रॉस करेगी, यानी कितना इसमें एब्जॉर्ब होगी एंड कितनी लाइट यहाँ पर इमिसिस होगी, इसी को सिंपली यहाँ पर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन जो हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, जिसमें कि पूछा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एसीटेट पाथवे इन प्लांट। मतलब एसीटेट पाथवे जो होती है उसके सिग्निफिकेंस के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंस दिए हैं अमीनो एसिड पाथवे के, जैसे कि तो यहाँ पर कुछ फॉलोइंग सिग्निफिकेंस दिए हुए हैं एसीटेट पाथवे के, जैसे कि इसका यूज किया जाता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, एंड जो टिश्यू होते हैं उसके रिपेयरिंग एंड बॉडी के ग्रोथ में भी इसका यूज किया जाता है। एंड डाइटरी यानी खाने के जो सप्लीमेंट होते हैं एंड हेल्थ फूड होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। एंड इसका यूज किया जाता है नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में, एंड हार्मोन जो होते हैं उसके रेगुलेशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से एसीटेट पाथवे जो है उसके सिग्निफिकेंस हो जाएंगे। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें पूछा है मेंशन द रोल ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन इन बायोजेनेटिक इन्वेस्टिगेशन। तो म्यूटेंट स्ट्रेन जो होते हैं तो ये यहाँ पर म्यूटेंट स्ट्रेन होते हैं की रोल प्ले करते हैं इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि एंजाइमेटिक स्टेप्स क्या है, एंड लोकलाइज पाथवे जो है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे में ये हेल्प करते हैं। एंड अगर हम एनालिसिस करते हैं ग्रोथ प्रॉपर्टीज के
तो उसमें भी हेल्प करते हैं एंड इंक्रीज करते हैं क्रॉप यील्ड को एंड उसको रेजिस्ट भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसके कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएंगे। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 के बारे में, जिसमें कि पूछा है इलोबरेट द केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ ओपीएम। तो ओपीएम जो है उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, जैसे कि इट कंटेन्स मॉर्फिन, मतलब मॉर्फिन जो होता है उसको कंटेन करता है 10 to 16%, जिसमें कि एल्कोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं एंड मिकोनिक एसिड होता है एंड कोडीन होता है जो कि 0.8 से 2.5% होता है एंड नार्कोटीन होता है, थेबिन होती है एंड पापावेरिन होती है। तो इस प्रकार से कुछ इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो जाएंगे। एंड अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो उसका यूज किया जाता है जो एक्यूट या फिर क्रोनिक पेन होता है उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड कोडीन जो होता है कफ सप्रेसेंट होता है, उसके अंदर अदर एक्शन भी होते हैं कि सेंट्रल एंटीट्यूसिव ड्रग की तरह भी एक्ट करती है एंड इसके अंदर एनाल्जेसिक, एंटीट्यूसिव एंड एंटीस्पाज्मोडिक एक्टिविटी भी होती है। एंड गाइस यहाँ पर आपको ओपीएम का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है उसको कमेंट में बताना है। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, जिसमें कि पूछा है डिस्कस द मेडिसिनल यूजेस ऑफ क्लोव एंड एलोए। तो जैसा कि मैंने क्लोव का पूछा था कि मेडिसिनल यूज यानी बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो आप लोगों ने कमेंट में नहीं बताया था। तो मैं बता देता हूँ कि क्लोव जो होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है यूजेनिया कैरोफाइलस, मतलब यूजेनिया कैरोफाइलस का बायोलॉजिकल सोर्स होता है। एंड इसका यूज जो होता है एज ए पेन रिलीवर, मतलब टूथेस यानी जो हमारे दांत वगैरह होते हैं उसमें जो पेन होता है तो उसमें भी क्लोव का यूज करते हैं। एंड ये जितने भी रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं उसको भी ट्रीट करता है। एंड इसके अंदर एंटीमेटिक, एंटीसेप्टिक, स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज होती हैं एंड इसके अंदर लोकल एनास्थेटिक एक्शन भी होते हैं। तो इस प्रकार से क्लोव के यूजेस हो जाएंगे। एंड एलोए के मेडिसिनल यूजेस के बारे में बात करते हैं तो एज ए परगेटिव यूज किया जाता है एंड इसका यूज होता है स्टिमुलेंट की तरह, परगेटिव, स्टोमिक एंड इमोलिएंट एक्शन इसके अंदर होता है। एंड इसका यूज किया जाता है एज ए एंटीबैक्टीरियल पेस्ट एंड इसका यूज करते हैं स्किन में कोई डिजीज होती है जैसे कि एक्ने, पिंपल्स वगैरह जो हो जाते हैं फेस पे निकल आते हैं तो उसमें एलोए का यूज करते हैं। तो इसके ये मेडिसिनल यूजेस हो जाएंगे। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में, जिसने कि पूछा है राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ आर्टेमिसिनिन। तो आर्टेमिसिनिन जो है उसका बायोलॉजिकल सोर्स आर्टेमिसिया अन्नुआ होगा एंड इसकी फैमिली हो गया एस्ट्रेसी। मतलब फैमिली आपको लिख देनी है, लेकिन जब लिख देंगे तो इससे इंप्रेशन आपका अच्छा होगा, तो इसकी फैमिली हो जाएगी। एंड अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो इसका यूज किया जाता है एज ए एंटी मलेरियल एजेंट, गैस्ट्रिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी इसका यूज किया जाता है एंड एंटी कैंसर ड्रग के रूप में भी इसको यूज करते हैं। एंड ये सप्रेस करता है इन्फ्लामेटरी इम्यून रिएक्शन जो होते हैं उनको भी सप्रेस करता है। तो ये इसके कुछ यूजेस हो जाएंगे। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में, जिसमें कि पूछा है एक्सप्लेन स्टार्स ऑटो मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन। तो स्टार्स ऑटो मेथड जो होता है उसे सिंपली सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड के नाम से जानते हैं। यानी सॉक्सलेट ऑपरेटर जैसे कि असेंबली वगैरह आपने कोई लगाई होगी तो उसमें जैसे कि हम अपना सॉक्सलेट ऑपरेटर्स लेते हैं, उसमें जैसे कि पाउडर मटेरियल जो होता है उसको डिफाइटेड करते हैं सबसे पहले नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ एंड उसको मॉइस्ट करते हैं वाटर के साथ एंड अमोनिया जो होती है उसमें ऐड करते हैं एंड फिर उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होता है उसको मिक्स करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ जैसे कि क्लोरोफॉर्म ईथर के साथ मिक्स करते हैं एंड फिर उसको कंसंट्रेट करते हैं। देन उसके बाद एल्कोलाइड जो होते हैं उसको डिजोल्व करते हैं, उसका सॉल्ट जो होता है ऑब्टेन होता है, फिर उसको एसिडिफाइड करते हैं अमोनिया के साथ एंड फाइनली ऑर्गेनिक फेज जो होती है उसको ऑब्टेन हो जाती है। फिर उसको हम फ्री एल्कोलाइड कर देते हैं, ड्राई करके उसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से स्टार्स ऑटो मेथड होता है जो कि एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है। मतलब सिंपली सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन जो होता है वो स्टार्स ऑटो मेथड होता है। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ के जाना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में, जिसमें कि पूछा है लाइन द केमिकल टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई कार्डियक ग्लाइकोसाइड। मतलब कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कितने केमिकल टेस्ट यूज होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो जैसे कि फर्स्ट होगा लानी ब्राउन ट्रेगर्स टेस्ट, अनलीगल्स टेस्ट, अनकेडेड टेस्ट। ये टेस्ट होते हैं कुछ जिनके थ्रू हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 के बारे में, जिसमें कि पूछा है एक्सप्लेन द यूटिलाइजेशन ऑफ डायोस्जेग्निन। तो डायोस्जेग्निन जो होता है उसका यूटिलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसका यूज एज ए एंटी कैंसर एजेंट के रूप में करते हैं एंड एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट में भी इसका यूज किया जाता है। एंड इसका यूज करते हैं हम स्टेरॉयडल ड्रग जो होते हैं उनके प्रिपरेशन में, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन वगैरह को प्रिपेयर करने में भी इसका यूज करते हैं। एंड ए हार्मोन के प्रकर्जर यानी हार्मोन्स की सिंथेसिस में इसका यूज करते हैं, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल होता है। एंड इसको हम यूज करते हैं हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट करने के लिए, मतलब लिपिड का लेवल जब ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज करते हैं।
तो इस प्रकार से 28 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में, जिसमें कि पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन। तो इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको डिफरेंस लिखना है। तो इन्फ्यूजन जो होती है एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है जिसमें कि किसी प्लांट मटेरियल जो होता है जैसे कि लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, रूट होंगे, सीड होंगे, उसको ड्राउन करते हैं सॉल्वेंट में, फिर उसके बाद वाटर उसमें ऐड करते हैं या फिर हाइड्रो अल्कोहलिक मिक्सर में ऐड करते हैं, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट जो होता है उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इन्फ्यूजन प्रोसेस होती है। एंड डिकॉक्शन में क्या होता है, एक टाइप की एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है जिसमें कि जो हमारी ड्रग होती है उसको बॉयल करते हैं, एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम होता है वाटर का उसके साथ बॉयल करते हैं एंड एक डिफिनिट टाइम तक उसको बॉयल करते हैं, उसके बाद उसको कूल करते हैं एंड जो हमारी ड्रग होती है उसको कंटिन्यू फिल्टर करते हैं, फिर उसको ऑब्टेन कर देते हैं। तो इस प्रकार से डिकॉक्शन प्रोसेस होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, जिसमें कि पूछा है मेंशन द एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इन कैरेक्टराइजेशन ऑफ फाइटोकास्टिट्यूएंट। तो आईआर यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में लिखना है। तो एक ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसका यूज करते हैं हम किसी भी केमिकल कंपोजिशन जो होता है, किसी भी प्लांट में कितना केमिकल कंपोजिशन क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड किसी भी केमिकल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, उन सभी चीजों को आइडेंटिफाई करना है। एंड ये हेल्प करता है कि प्लांट की क्वालिटी क्या है उसको डिटरमाइन करने में। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जिसका कि नेम है सॉल्व फार्मेसी। तो वहां पर ही ये पीडीएफ मिल जाएगी एंड वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। एंड गाइज वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट में जरूर बताइए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए उसको आपको कमेंट में बता देना है, तो उस पर भी वीडियो बन जाएगा। एंड गाइज इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।